हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के सोल्यूशन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 21 तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास यहाँ पे है, द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए इज द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 10% ऑफ द सैंपल में फेल। Option B is the value below which not more than 5% of the sample may fail. Option C is the value below which not more than 15% of the sample may fail. And the option D is the value below which not more than 2.5% of the sample may fail. So option B is correct here. Because as per IS code 456/2000, characteristic strength of material हम उस strength को कहते हैं जिसमें 5% से ज़्यादा जो है result fail नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द बॉडी विद मास इमर्स्ड इन अ फ्लूइड विच इज़ अंडर मोशन। तो जब भी हम बॉडी को इमर्स करते हैं फ्लूइड में तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ऑप्शन ए इज़ लिफ्ट एंड ड्रैग, ऑप्शन बी इज़ ड्रैग एंड फ्रिक्शन, ऑप्शन सी इज़ लिफ्ट एंड फ्रिक्शन एंड ऑप्शन डी इज़ फ्रिक्शन एंड शेयर। रिसेंटली हमने जो फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट की उसमें हमने एक यूनिट डिस्कस किया था, फोर्सेज ऑन इमर्स्ड बॉडीज। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम बॉडी को लिक्विड में इमर्स करते हैं उसमें जनरली दो टाइप की फोर्सेज एक्ट करती हैं उस पर। फर्स्ट वन इज लिफ्ट एंड सेकंड वन इज ड्रैग। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पे क्या है, अ फिक्स्ड बीम ए बी इज सब्जेक्टेड टू अ ट्राइंगुलर लोड वेरिंग फ्रॉम जीरो एट एंड ए टू डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ एट एंड बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए टू बी। ऑप्शन ए इज 1/3, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2/3 एंड ऑप्शन डी इज 3/2। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक बीम है, ए और बी दोनों एंड से फिक्स्ड है। इसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक्ट कर रहा है, 0 एट ए एंड डब्ल्यू किलो न्यूटन एट एंड बी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मोमेंट एट ए पॉइंट पे आएगी और मोमेंट जो बी पॉइंट पे आएगी उसका रेशो फाइंड आउट करना है। ये हमेशा आप याद रखना, जब भी हमारे पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बीम पे एक्ट कर रहा होगा और दोनों एंड्स उसके फिक्स होंगे, उस केस में जो जीरो वाला एंड होता है यहाँ पे जो मोमेंट होती है वो WL² 30 आती है, और जो एंड बी आता है मतलब जिस पे लोड की वैल्यू W होगी उस पॉइंट पे जो मोमेंट होती है WL² 20 होती है। पॉइंट ए पे जो मोमेंट आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रही है, और पॉइंट बी पे जो है मोमेंट आ रही है लोड की वजह से वो क्लॉकवाइज मोमेंट आ रही है। किसी एक को हमें यहाँ पे नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो लेट कर दिया कि हमने पॉइंट ए पे जो मोमेंट आ रही है उसको हमने, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हमने नेगेटिव कंसिडर कर दिया। सिमिलरली फिक्स्ड एंड मोमेंट एट पॉइंट बी इज WL² 20। तो हमें यहाँ पे रेशो को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर MA/MB विल बी इक्वल टू WL² 30 डिवाइडेड बाई WL² 20। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, WL² कैंसिल हो जाएगा, तो 20 और 30 यहाँ से इसका 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -2/3। सो द रेशो ऑफ मोमेंट एट ए टू मोमेंट एट बी विल बी इक्वल टू -2/3, या सिंपली हमारे पास जो ऑप्शन है 2/3 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 2/3। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलम शेयर स्ट्रेंथ इक्वेशन। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि नीचे जो इक्वेशंस दी गई है इनमें से कॉलम शेयर स्ट्रेंथ इक्वेशन कौन सी है। ऑप्शन ए इज S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा cos फाई, ऑप्शन बी इज S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस C tan फाई, ऑप्शन सी इज S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan फाई एंड ऑप्शन डी इज S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस C cos फाई। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan फाई। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स 30 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर ऑन अ मैप ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। तो एक प्लॉट है, उसकी मेजरमेंट है 30 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर मैप पे। तो इसमें स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, मतलब 50 मीटर को 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द मैप व्हेन प्लेस्ड ऑन अ टोपोग्राफिकल मैप ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 600 मीटर। अब पूछ रहा है कि अगर हम इसी प्लॉट को टोपोग्राफिकल मैप पे ड्रॉ करेंगे और उस केस में हम स्केल को क्या कंसिडर करेंगे, 600 मीटर को 1 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे, उस केस में बताओ कि टोपोग्राफिकल मैप पे इसी प्लॉट का एरिया कितना आएगा। ऑप्शन ए इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज 22.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट्स कैलकुलेट दिस। गिवन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ लैंड ऑन मैप इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। तो स्केल यहाँ पे क्या यूज किया गया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। इट मीन्स डेट कि 50 मीटर को 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया गया है। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ से एक्चुअल मेजरमेंट निकालेंगे लैंड की, इट विल बी इक्वल टू 30 इंटू 50, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मैं 50 मीटर लिख सकता हूँ, ये स्केल यूज किया गया है, एंड 60 इंटू 50। तो जो एक्चुअल मेजरमेंट लैंड की आएंगी इट विल बी 1500 मीटर इंटू 3000 मीटर। अब जो न्यू स्केल इसने बोला है यूज करने के लिए, जब हम इसी प्लॉट को टोपोग्राफिक मैप में
प्लॉट करेंगे उस केस में जो हम स्केल यूज करेंगे इट विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 600 मीटर. इट मीन्स डैट कि 600 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे. देयरफॉर 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1/600 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं. देयरफॉर न्यू मेजरमेंट्स विल बी इक्वल टू 1500 इंटू 1 मीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/600. सिमिलरली 3000 इंटू 1/600. अब यहाँ से ये 2 जीरो जिसके कैंसिल हो जाएंगे, 15 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे इट विल बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. एंड 3000 इसके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 30 डिवाइडेड बाई 6 विल बी इक्वल टू 5. तो 2.5 इंटू 5 करेंगे तो सो इट विल बी इक्वल टू 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. So the correct option is option C. It's 12.5 square centimeter. क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरल मेंबर. अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरल मेंबर है. ऑप्शन ए इज फिक्स्ड बीम, ऑप्शन बी इज कंटिन्यूअस बीम, ऑप्शन सी इज सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ऑप्शन डी इज पोर्टल फ्रेम. सो डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेसी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ds इज इक्वल टू 3 इंटू एम माइनस 3j प्लस आर ई, वेयर एम हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, j हो गया नंबर ऑफ जॉइंट्स और आर ई हो गया एक्सटर्नल रिएक्शंस. इसमें जनरली 3 केसेस बनते हैं. व्हेन ds इज इक्वल टू 0, इन दिस केस स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट एंड एनालिसिस कैन बी डन ओनली विद इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. तो जिस केस में हमें ds की वैल्यू 0 आएगी तो इट मीन्स डैट कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेट है और उसको हम बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन एनालाइज कर सकते हैं. केस सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हेन ds इज ग्रेटर देन 0, इन दिस केस स्ट्रक्चर इज इनडिटर्मिनेट एंड विल रिक्वायर एडिशनल इक्वेशंस फॉर इट्स एनालिसिस अदर देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन. तो उस केस में स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमें एडिशनल इक्वेशंस की जरूरत होती है साइड्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन. इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा हमें और भी इक्वेशंस की जरूरत होती है उस केस में स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए. एंड द थर्ड केस इज व्हेन ds इज लेस देन 0. इन दिस केस स्ट्रक्चर विल बी डिटर्मिनेट बट द स्ट्रक्चर कैन बी अनस्टेबल. इट विल बी चेक्ड फर्दर फॉर इट्स स्टेबिलिटी. तो जब ds की वैल्यू लेस देन आएगी 0, मतलब माइनस में आएगी इसकी वैल्यू, उस केस में स्ट्रक्चर तो डिटर्मिनेट होगा लेकिन वो अनस्टेबल होगा, तो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, फिक्स्ड बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और पोर्टल फ्रेम है. चारों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इनकी डिटर्मिनेसी को फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा डिटर्मिनेट है. सो फर्स्ट वी विल ट्राई फिक्स्ड बीम. तो इस केस में दोनों एंड फिक्स्ड है, तो इस केस में यहाँ पे दोनों एंड से ये 3 रेजिस्टेंस शो करेगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट. सिमिलरली यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस शो करेगा. तो देयरफॉर ds इज इक्वल टू 3m माइनस 3j प्लस आर ई. ds इज इक्वल टू 3 इंटू एम. नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, एक ही मेंबर है तो हमने 1 वैल्यू पुट कर दी, माइनस 3 इंटू 2. अब नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 और 2, तो हमने 2 वैल्यू पुट कर दी. अब नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, एक्सटर्नल रिएक्शंस 6 आएंगी, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो यहाँ पे हमने वैल्यू 6 पुट कर दी. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो डिटर्मिनेसी की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी. तो इट मीन्स डैट की स्ट्रक्चर क्या है, इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि इसमें ds की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. वो हमने केसेस पीछे डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस बीम. इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 हिंज सपोर्ट. या तो यहाँ पे हमने एक हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कर दी, बाकी 2 जो है सिंपली सपोर्ट हमने प्रोवाइड कर दी. यहाँ पे फॉर्मूला सेम, ds इज इक्वल टू 3m माइनस 3j प्लस आर ई. देयरफॉर ds इज इक्वल टू 3 इंटू 2. अब नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मेंबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा मेंबर, माइनस 3 इंटू 3. अब 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स है, 1, 2 और 3. एंड 4 हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस. हिंज जॉइंट जो है नंबर ऑफ 2 एक्सटर्नल रिएक्शंस देता है, 1 इज दिस एंड 1 इज दिस. 2, 3 और 4, तो हमने यहाँ पे 4 पुट कर दिया. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ds की वैल्यू कितनी आएगी, 1. तो इट मीन्स डैट की कंटिन्यूअस बीम भी हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि यहाँ पे भी ds की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है. थर्ड केस हमारे पास यहाँ पे है सिंपली सपोर्टेड बीम. सो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में भी एक मिनिमम हिंज सपोर्ट होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कर दी और यहाँ पे सिंपली सपोर्ट प्रोवाइड कर दी. तो देयरफॉर ds इज इक्वल टू 3m माइनस 3j प्लस आर ई. ds इज इक्वल टू 3 इंटू 1. नंबर ऑफ मेंबर एक ही हमारे पास यहाँ पे, माइनस 3 इंटू 2. 2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 एंड 2. एंड 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस 2 प्लस 1 3. यहाँ से हमने सॉल्व किया तो वी विल गेट इन दिस केस ds इज इक्वल टू 0. तो जिस केस में ds की वैल्यू 0 आएगी इट मीन्स डैट की द बीम इज स्टैटिस्टिकली डिटर्मिनेट. लास्ट हम यहाँ पे पोर्टल फ्रेम को भी चेक कर लेते हैं. ये हमने एक पोर्टल फ्रेम ड्रा कर दिया. इस केस में भी 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट. देयरफॉर ds इज इक्वल टू 3 इंटू m. m हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स 1, 2 एंड 3, माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 4, 1, 2, 3 और 4. और नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन 6, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से. बाई सॉल्विंग दिस वी विल गेट 3.
तो यहाँ पे भी ds की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है. इट मीन्स डैट कि दिस इज आल्सो स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. So the correct option here is option C. It's simply spotted beam. क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इन अ नेटवर्क इज ट्रू. इनमें से कौन सा रूल जो है नेटवर्क के लिए ट्रू है. ऑप्शन ए इज इवेंट कैन अकर इवन इफ ऑल एक्टिविटीज लीडिंग टू इट आर नॉट कंप्लीटेड. इवेंट तब भी हो सकता है अगर सारी की सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं हुई होंगी. ऑप्शन बी ये कह रहा है कि इवेंट कैन अकर ट्वाइस. एक इवेंट जो है 2 बार हो सकता है एक नेटवर्क डायग्राम में. ऑप्शन सी ये कह रहा है कि देयर कैन बी डेड एंड्स. यहाँ नेटवर्क डायग्राम में डेड एंड्स भी हो सकते हैं. एंड द ऑप्शन डी इज देयर मस्ट बी ओनली सिंगल इनिशियल नोड. दीज आर द फॉलोइंग रूल्स दैट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड वाइल ड्राइंग अ नेटवर्क. तो जब भी हम नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करते हैं ये रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हम नेटवर्क को ड्रॉ कर सकते हैं. रूल फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है. देयर शुड ऑलवेज बी वन इनिशियल नोड एंड दिस नोड और इवेंट विल हैव ओनली आउटगोइंग एरोज. तो जब भी हम नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करते हैं उस केस में एक इनिशियल इवेंट होता है जिसको हम नोड भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ आउटगोइंग एरोज होंगे. वहाँ से नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा. रूल नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है. देयर शुड ऑलवेज बी वन फाइनल नोड एंड दिस नोड और इवेंट विल हैव ओनली इनकमिंग एरोज. तो इट मीन्स डैट कि नेटवर्क डायग्राम में 2 नोड्स या 2 इवेंट्स होते ही होते हैं. फर्स्ट इज इनिशियल एंड सेकंड इज फाइनल. इनिशियल में आउटगोइंग एरोज होंगे और फाइनल में इनकमिंग एरोज होंगे. ये 2 चीज़ें मस्ट हैं जब भी हम नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे. ये तो बेसिक है. थर्ड रूल यहाँ पे क्या कह रहा है. एन इवेंट कैन नॉट अकर अनटिल ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू इट आर कंप्लीटेड. एक इवेंट जो है तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक ना सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है कंप्लीट हो जाएंगी. तभी एक इवेंट जो है कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इवेंट होता ही है बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी. तो जब भी एक्टिविटी कंप्लीट होगी तभी हम कह सकते हैं कि एक इवेंट जो है कंप्लीट हुआ. रूल नंबर फोर्थ इज नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अनटिल टेल एंड्स हैज़ अकर्ड. तो कोई भी एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती है जब तक ना टेल एंड अकर होगा. रूल नंबर 5 इज नो इवेंट कैन अकर ट्वाइस. कोई भी इवेंट जो है 2 बार नहीं हो सकता है. एक इवेंट जो है एक नेटवर्क डायग्राम में एक ही बार हो सकता है. रूल नंबर 6 इज एरोज शुड नॉट क्रॉस ईच अदर इफ अनअवॉइडेबल देन यूज ब्रिजिंग. तो एरोज जो है एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं. मतलब जितना पॉसिबल हो सके उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है. सपोज करो कोई ऐसा केस आ गया कि जिसमें वो आपस में क्रॉस हो रहे हैं, उस केस में हमने ब्रिजिंग करना है. एंड द रूल 7th इज वन एरो शुड रिप्रेजेंट द एक्टिविटी. 2 और मोर एरोज शुड नॉट बी यूज फॉर वन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही एरो को यूज़ कर सकते हैं. एक से ज़्यादा एरोज को हम एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. सो दीज आर द बेसिक रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड फॉर ड्राइंग एनी नेटवर्क डायग्राम. So the correct option here is option D. There must be only single initial node. क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास यहाँ पे क्या है. इफ द डिजाइन स्पीड इज v किलोमीटर पर आवर एंड डेविएशन एंगल इज n रेडियंस देन द टोटल लेंथ ऑफ अ वैली कर्व इन मीटर इज एक्सप्रेस्ड एज. ये पूछ रहा है कि अगर डिज़ाइन स्पीड हमारे पास v किलोमीटर पर आवर में है और डेविएशन एंगल जो है n रेडियन में है, उस केस में अगर हमने यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ वैली कर्व फाइंड आउट करनी होगी इन मीटर में, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऑप्शन ए इज़ 3.8 NV की पावर 1/2. ऑप्शन बी इज़ 3.8 NV का क्यूब होल पावर 1/2. ऑप्शन सी इज़ 0.38 NV का क्यूब होल पावर 1/2. एंड ऑप्शन डी इज़ 0.38 NV की पावर 3/2. सो क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हमें लेंथ ऑफ वैली कर्व को फाइंड आउट करना है. लेंथ ऑफ वैली कर्व इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरियाज. लेंथ ऑफ वैली कर्व को हम जनरली 2 क्राइटेरियाज के बेस्ड पे डिजाइन करते हैं. फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेस्ड अपॉन कंफर्ट कंडीशन. एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेस्ड अपॉन नाइट साइटनेस. लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट को ही डिस्कस करना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो यहीं से ड्राइव हो जाता है. इन दिस केस रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज लिमिटेड टू अ कंफर्टेबल जोन 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब के बराबर होती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. अगर हम इसको यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 227993600. यहाँ पे आप कन्वर्जन देख सकते हो. 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. 1 आवर क्यूब विल बी इक्वल टू, इसका भी क्यूब हो जाएगा. Therefore 1 आवर क्यूब विल बी इक्वल टू 4.6656 इंटू 10⁻10 सेकंड क्यूब. तो यहाँ से हमें चाहिए 1 सेकंड क्यूब में कितने क्यूबिक आवर्स होते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू 1/4.6656 इंटू 10⁻10. तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 0.6. अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अब ये सेकंड क्यूब जो है एक्चुअली इसके डिवाइड में है तो ये वैल्यू इसके डिवाइड में हो जाएगी. तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगी. इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 279993600 किलोमीटर पर क्यूबिक आवर. नाउ लेंथ ऑफ वैली ट्रांजिशन कर्व की अगर हम बात करेंगे
इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल अगर हम देखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास वी क्यूब अपॉन सी आर, एंड आर इज इक्वल टू एल एस अपॉन एन। एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेविएशन एंगल इन रेडियन या आरडी क्वेश्चन में दिया हुआ था इनने। देयरफॉर एल एस विल बी इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी इंटू एल एस अपॉन एन। अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू को पुट कर देंगे, बाकी सेम वैसे ही रहा, वी क्यूब वैसे ही रहा, सी वैसे ही रहा, हमने यहाँ पे आर की जगह वैल्यू पुट कर दी एल एस अपॉन एन। तो यहाँ से हो जाएगा एल एस स्क्वायर इज इक्वल टू एन वी क्यूब अपॉन सी। ऑब्वियस सी बात है, ये एल इसके हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, ये एन जो है डायरेक्ट इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एन वी क्यूब अपॉन सी। देयरफॉर एल एस स्क्वायर इज इक्वल टू एन वी क्यूब अपॉन सी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से क्या कर देंगे, स्क्वायर को आगे ले जाएंगे तो ये इसके रूट में आ जाएगा। तो अगर हमने यहाँ से लेंथ ऑफ वैली करो को फाइंड आउट करना होगा, इट्स डबल ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो। यहाँ से एल वी हो जाएगा 2 इंटू एल एस, एल एस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है रूट ऑफ एन वी का क्यूब अपॉन सी, तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ एन वी का क्यूब अपॉन सी। तो यहाँ पे हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मीटर में देखेंगे इट्स 0.6, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.38 एन वी का क्यूब होल पावर 1/2। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि वैल्यू कैसे आई। अगर मैं इसको यहाँ से वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, 0.6 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डिवाइड में है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 7993600, ये आ गया इसके बराबर। इसका यहाँ से रूट निकालेंगे, क्योंकि रूट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये होल है, तो इसका रूट करके हमारे पास आ गया 1.8900 एटसेट्रा दिस। बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई 3.78 समथिंग, ये किलोमीटर पर आवर में आई, लेकिन क्वेश्चन में इसने पूछा है कि हमें वैल्यू मीटर में निकालनी है लेंथ ऑफ वैली करो की। तो मीटर में निकालने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.378। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.38 लिख सकते हैं। बाकी एन वी का क्यूब वैसे ही रहेगा, एन वी का क्यूब वैसे ही रहेगा, होल पावर इसकी आ जाएगी 1/2, या सिंपली इसको हम रूट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाया कि लेंथ ऑफ जो वैली करो आई वो यहाँ पे 0.38 एन वी का क्यूब होल पावर 1/2 कैसे आई। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर कर दी होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, इट्स 0.38 एन वी का क्यूब होल पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास यहाँ पे है, हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो हम हाईवे डिज़ाइन करते हैं उनको हम किन बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। ऑप्शन ए इज़ एनुअल एवरेज ऑरली वॉल्यूम, ऑप्शन बी इज़ एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ऑप्शन सी इज़ 30th हाइस्ट ऑरली वॉल्यूम, एंड ऑप्शन डी इज़ पीक ऑरली वॉल्यूम ऑफ द ईयर। तो इन चार में से हम किन बेसिस पे हाईवे फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन सी, 30th हाइस्ट ऑवरली वॉल्यूम के बेस पे हम हाईवे फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज, इफ द कंपैक्टिंग फैक्टर ऑफ अ कंक्रीट इज 0.90, देन व्हाट विल बी द वर्केबिलिटी अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन ए इज वेरी लो, ऑप्शन बी इज लो, ऑप्शन सी इज मीडियम, एंड ऑप्शन डी इज हाई। सो द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेस्ट। तो वर्केबिलिटी को हम जनरली इन टेस्ट को यूज करके फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इज स्लम टेस्ट, सेकंड इज कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, थर्ड इज वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फोर्थ इज फ्लो टेबल टेस्ट, एंड फिफ्थ इज कैलीबॉल टेस्ट। तो स्पेशली जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कंपैक्शन फैक्टर की किस वैल्यू पे वर्केबिलिटी को क्या कंसिडर किया जाता है। अब देखो, अगर हमारे पास कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.78 से लेकर 0.8 के बीच में होगी तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो कंसिडर की जाएगी। 0.8 से लेकर 0.85 के बीच में इट विल बी कंसिडर्ड लो, एंड 0.85 से लेकर 0.95 के बीच में इट विल बी कंसिडर्ड मीडियम, and in between 0.95 to 1 it will be considered high, and the workability will be very high when the value of compaction factor exceeds 1. तो these values are important from examination point of view। हो सकता है पिछली बार इन्होंने मीडियम के लिए पूछ लिया, इस पेपर में लो के लिए पूछ लिया, हाई के लिए पूछ लिया, वेरी हाई के लिए पूछ लिया, या वेरी लो के लिए पूछ लिया। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको सारे केसेस बता दिए कि किस केस में वर्केबिलिटी को क्या कंसिडर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू। Hence कंपैक्शन फैक्टर ऑफ 0.9 इंडिकेट्स डेट द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स इज मीडियम। तो क्वेश्चन में हमारे पास 0.9 वैल्यू पूछी थी, तो इट मीन्स डेट की वर्केबिलिटी मीडियम है। फॉर अ वेरी लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट इज मोर सुटेबल। तो जब भी हमने लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को मेजर करना होगा उस केस में कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो है ज़्यादा सूटेबल है। एंड फॉर अ वेरी हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट द फ्लो टेबल टेस्ट इज मोर सुटेबल। तो हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए हम फ्लो टेबल टेस्ट को यूज़ करते हैं। सो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, इट्स मीडियम।
क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अ वाटर लॉग फील्ड इफ द टॉप साइल हैज बिकम एल्कलाइन एंड वाटर लॉग्ड? ऑप्शन ए इज 8, ऑप्शन बी इज 9, ऑप्शन सी इज 10 एंड ऑप्शन डी इज 11. व्हेन पीएच वैल्यू लाइज बिटवीन 7 to 8.5 नॉर्मल यील्डिंग अकर्स. तो जब पीएच की वैल्यू 7 और 8.5 के बीच में अकर होती है सॉइल में, इट इज़ बेस्ट सूटेड पीएच वैल्यू फॉर मैक्सिमम यील्ड. उस केस में क्रॉप की यील्ड जो है वो मैक्सिमम हो सकती है. दैट्स वाई इट इज़ बेस्ट सूटेड पीएच वैल्यू. व्हेन द वैल्यू ऑफ पीएच लाइज बिटवीन 8 to 9 यील्ड डिक्रीजेज एंड पार्शली इनफर्टाइल. तो जब पीएच की वैल्यू 8 और 9 के बीच में चली जाती है सॉइल की, उस केस में यील्ड डिक्रीज हो जाती है और सॉइल जो है पार्शली इनफर्टाइल हो जाती है, उसमें मतलब इनफर्टिलिटी आ जाती है. व्हेन पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 11 देन सॉइल बिकम्स मोर एल्कलाइन एंड इनफर्टाइल. तो जब पीएच की वैल्यू सॉइल की 11 आ जाती है, उस केस में जो सॉइल है वो एल्कलाइन हो जाती है और इनफर्टाइल हो जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, इट्स 11. सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 21 तक. नेक्स्ट हम आने वाली वीडियोस में रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते रहेंगे. आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए इन सब को क्लियर कर दिया होगा. अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी.